Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about the short analysis of the poetry Lapis Lazuli, which is written by W.B. Yeats. तो W.B. Yeats के इस पर्टिकुलर पोइट्री के टेक्स्ट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. Now I am going to discuss all about the short analysis of W.B. Yeats's poem Lapis Lazuli. So let's begin with the first and foremost thing that Lapis Lazuli belongs to W.B. Yeats's a late phase 1930. ये पर्टिकुलर जो पोइट्री है लैपिस लाजुली ये बिलोंग करती है W.B. येट्स के लेट फेज 1930 से. 1930 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की प्रिपरेशंस शुरू हो चुकी थी, राइट तो उस वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग ये पर्टिकुलर पोइट्री लिखी गई है जब लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी ऑल टूवर्ड्स द वॉर कि अब जब वॉर होने वाला है तो कैसे सिचुएशंस, क्या मेंटल प्रेशर, क्या मेंटालिटी बन जाती है ऑफ द पीपल, वो चीज़ इसमें बताई गई है. प्लस जो लैपिस लैजुली पे जो कार्विंग की गई थी उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है. सो दिस पोइम इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्लेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, a situation which Yeats considered by taking in all of history. ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है इसमें एक आर्ट और कल्चर, जो आर्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो आर्ट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, और जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं या उस टाइम पे हो रही थी या पास्ट में जब हुई थी एंशियंट टाइम में, तो उसके बारे में इस पोइट्री में डिटेलिंग करी गई है. अब इस पोइट्री में वॉर वर्सेस जो आर्ट, ब्यूटी ऑफ आर्ट, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन किया गया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है. सो लैपिस लैजुली द पॉइंट्स टाइटल कम्स फ्रॉम द प्रेशियस ब्लू स्टोन. तो सबसे पहले ये जो लैपिस लैजुली जो टाइटल है पोइट्री का वो एक बहुत ही प्रेशियस ब्लू स्टोन होता है उससे लिया गया है. वो जो पर्टिकुलर कार्विंग की गई थी अपॉन दैट पर्टिकुलर लैपिस लैजुली ब्लू स्टोन, तो वो W.B. येट्स ने उनके ही किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की है और ये पोइट्री उन्हीं को डेडिकेट करी गई है. तो वो जब गिफ्ट किया गया था तो उसको देख के पोइट के मन में जो जो ख्याल आए उन्होंने इस पोइट्री में उन्होंने इंडल्ज कर दिए वो सारे. सो दिस पोइट्री लैपिस लैजुली बिगिंस एज अ रिस्पॉन्स टू हिस्टेरिकल वुमेन who say they are sick of art that is gay or upbeat. जो हिस्टेरिकल वुमेन हैं उस टाइम की 1930 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रहा था, तो वो जो लोग थे जो वॉर की जो सिचुएशन देखते हुए उन्हें जो भी द प्लेजेंट ब्यूटी ऑफ आर्ट थी वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी. क्योंकि जब बहुत ख़राब चल रहा होता है लाइफ में या कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है या फिर क्योज वाली सिचुएशन होती है तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करते. इनफैक्ट वो हमें उस टाइम पे अगली लगती है कि इस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें होती है दैन वी आर गुड इनफ एंड दैन वी आर अडेप्टेबल टू दोज थिंग्स. बट अगर वो चीज़ें उस टाइम पे ऑपोजिट हो रही हैं, अगली सिचुएशंस चल रही हैं एंड ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही हैं, तो फिर थोड़ा वो चीज़ें एग्जैक्टली इरिटेटिंग लगती है. तो सेम विद दोज हिस्टेरिकल वुमेन, and especially since the shadow of an impending war hangs over everything in 1930s. Something drastic should be done to prevent a war. Art that is happy and uplifting has no place at such a time. यहाँ पे पॉइंट ने ये बोला है कि इस टाइम पे जब बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होने जा रही है, क्योटिक कंडीशन अभी क्रिएट होने वाली है, उस टाइम पे जो भी आर्टिस्टिक ब्यूटी है, जो भी आर्टिस्टिक गेइटी है या पोइट्स का जो गे नेचर है वो उस चीज़ को बदल नहीं सकता है. ठीक है, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है. तो वॉर वर्सेस यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाई है कि एक दूसरे के अगली सिचुएशंस में हमें अगली ही चीज़ें सही लगती है, तब कुछ अच्छा होता है हमें अच्छा नहीं लगता. तो उस ड्यूरेशन जब जैसी सिचुएशन होती है वैसी ही अगर चीज़ें हो तो अडेप्टेबल होती हैं, राइट. अब यहाँ पे पोइट ने किंग लियर और हैमलेट का एग्जाम्पल भी दिया है अपनी पोइट्री में. आइए देखते हैं. तो येट्स रिस्पॉन्स विद सेवरल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे जो हिस्टेरिकल वुमेन थी उनकी जो साइकोलॉजी थी, ठीक है, अगेंस्ट
ड्यूरिंग द वॉर और अगेंस्ट द ब्यूटी ऑफ द आर्ट। तो वहाँ पे पॉइंट ने यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उसने क्या बोला है, फर्स्ट ही ऑफर्स द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी। हैमलेट एंड किंग लियर आर ट्रैजिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे हैमलेट और किंग लियर दोनों ही ट्रैजिक कैरेक्टर्स हैं। विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज की ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं। किंग लियर में जो मेन लीड कैरेक्टर है किंग लियर, हैमलेट में जो लीड कैरेक्टर है हैमलेट, दोनों ही ट्रैजिक कैरेक्टर्स होते हैं। बट द एक्टर्स हु प्ले दीज रोल्स ऑन स्टेज गो ऑन विद द प्ले। लेकिन यहाँ पे जो भी उन्हें रोल दिया जाता है या फिर जो भी ड्रामा की डिमांड होती है वो उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। उन्हें पता है कि इस पर्टिकुलर ड्रामा का जो एंड है वो पेसिमिस्टिक होने वाला है, बट दे डोंट ब्रेक अप देयर लाइन्स टू वीप। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइंस को बीच में ब्रेक करें या रोने लग जाए, या जो चीज़ उन्हें ऑन स्टेज डिलीवर करनी है वो उसमें ब्रेकअप कर दें, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो जानते हैं कि ये सारा ट्रैजिक एंड होने वाला है, ट्रेजेडी हो रही है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सिचुएशंस कैसी भी हो, कितनी भी ट्रैजिक फुल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग रहोगे। पॉइंट कहने का मतलब ये, ठीक है। तो जैसे किंग लियर और हैमलेट को पता है कि उनके ड्रामास का एंड जो है वो पेसिमिस्टिक होने वाला है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही बीच में रोने लग जाएंगे, अपनी लाइंस को ब्रेक करेंगे, जो चीज़ उन्हें कम्युनिकेट करनी है ऑडियंस को वो नहीं करेंगे। तो बिकॉज दे नो दैट हैमलेट एंड लेयर आर गे, क्योंकि वो जानता है पॉइंट जो है कि हैमलेट और लेयर जो है वो गे है, आर्टिस्ट है। तो एक आर्टिस्ट और एक परफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको पता होता है कि सिचुएशन कितनी भी ट्रैजिकफुल हो, आप अपना काम करना मत छोड़ो। काम करना छोड़ दिए तो ब्रेक हो जाएगा, आप चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो Yeats's next example is from the world of sculpture. The classical sculptor Callimachus made beautiful marble sculpture that have not lasted. यहाँ पे जो एक आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर से रेलेवेंट है। उस स्कल्पचर का नाम है कैलिमचस एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक मार्बल की स्टैचूज बनाई हैं। और वो जो स्टैचूज़ उसने बनाई है, जिसको उसने लाइव एक फॉर्म दिया था, वो भी लास्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्टल और इमॉर्टैलिटी, इसमें डिफरेंस बताया पॉइंट ने यहाँ पे। सो ऑल थिंग्स फॉल एंड आर बिल्ट अगेन। हर एक चीज़ जो है वो गिरती है और उठती है, ये चलता हुआ आ रहा है। सिविलाइजेशंस भी एक ख़त्म होती है, दूसरी रीबिल्ट होती है, एंड सक्सीडिंग जनरेशंस आर ओनली टू हैप्पी टू एम्ब्रेस द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन, मेकिंग मोर ग्रेट आर्ट। तो हर एक सिविलाइजेशन का, हर एक जनरेशन का क्या काम बचता है कि उनकी जो पास्ट जनरेशन है, पास्ट जनरेशन की जो चीज़ें पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, उन्हें रीबिल्ड करने का, रीऑर्गेनाइज करने का काम रहता है। तो हर एक जनरेशन में हर एक जगह यही होता आया है कि चीज़ें ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है फिर शुरू होती है। ऑटम आता है फिर स्प्रिंग आता है, फिर ऑटम आता है स्प्रिंग आता है। ऑटम में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और स्प्रिंग में सारी चीज़ें रिनोवेट हो जाती है। तो वो सेम चीज़ ह्यूमन बींग्स के साथ भी है, जनरेशन्स जो सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ भी है। Yeats conclude Lapis Lazuli by describing the carving in lapis lazuli of two Chinese men, and their servant carries a musical instrument over whom a long-legged bird flies. For Yeats, this bird is symbol of longevity. यहाँ पे पोइट ने जो कार्विंग है वो उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ब्यूटीफुल कार्विंग बनी हुई है उसमें 3 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें 3 में क्या है, 2 जने जो है वो चाइना मैन है और उनको फॉलो एक पर्सन कर रहा है जो कि उनका सर्वेंट है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट कैरी करके चल रहा है, ठीक है। और उनको फॉलो कर रहा है एक बहुत ही लॉन्ग जो लॉन्ग लेग बर्ड जो है वो उनको फॉलो कर रहा है, जो कि एक सिंबल है इमॉर्टैलिटी का, लॉन्जिविटी का। सो ये जो कार्विंग बनी हुई है उस पे, उसके बारे में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है। Climbing towards a little halfway house where they will sit and stare at the tragic scene of human existence. अब वो थोड़ा उस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों लोग जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में जब जाते हैं तो उन्हें एक घर मिलता है, एक छोटा सा हाउस मिलता है, वहाँ पे वो जाके बैठ जाते हैं और जो भी ह्यूमन कंडीशन, जो भी ट्रैजिक ह्यूमन सीन्स अभी चल रहे हैं वो वहाँ से बैठ के उन सबको देख रहे हैं। ये पॉइंट की इमेजिनेशन है। One of the man will ask the servant to play mournful melodies, और उनमें से एक आदमी जो वो सर्वेंट था जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो उसको बोलता है कि तुम इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मॉर्नफुल मेलोडी को
म्यूजिक ऑन करूँ. So recalling the task of tragedy early in the poem. And as he plays, the other man's glittering eyes will be gay and joyous. जैसे वो प्ले करता है तो बाकी के जो लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो ग्लिटर्ड हो जाती हैं. तो फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में जो भी ट्रैजिक कंडीशंस उस टाइम पे चल रही थी, जो भी डिवास्टेटिंग कंडीशन चल रही थी वॉर की वजह से, तो वो सारी उनमें बताई गई है. काउंटर आर्ग्यूमेंट जो पोइट ने दिए वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सो दिस इज़ द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द पोइट्री लैपिश लेजली बाय W.E. अगर इससे रेलेवेंट आपको कोई इशू है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and don't forget to like the video if you like the content too. Thank you so much.